चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहा है। ओनली 2 days लेफ्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आज 11th है, 13 को एग्ज़ाम है। आप सोच रहे होगे थ्योरी क्या पढ़े, ट्रू फॉल्स कैसे पढ़े, क्या करें। तो मैं कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स लाया हूँ ट्रू फॉल्स और थ्योरी का, और ये सिलेक्शंस कहाँ से किया गया है मैं बताता हूँ। आरटीपी जून 24 एंड सितंबर 24 को कवर किया है सारे ट्रू फॉल्स थ्योरी क्वेश्चन। एमटीपी जून 24 के लिए 3 सीरीज़ हैं और सितंबर 24 के लिए 2 सीरीज़ हैं। तो यानी आरटीपी 2 कवर कर लेंगे सारे ट्रू फॉल्स थ्योरी, ये सी इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, और 3 एमटीपी और 2 सितंबर का एमटीपी। टोटल 1 2 4 7 कुल मिला के 7 एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, जिसमें सितंबर का एमटीपी मैंने डिस्कस कर लिया है और यूट्यूब पे डाल दिया गया है एमटीपी सीरीज़ 1 2, वहाँ से देख लीजिएगा। और बाकी का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए बच्चों क्विक देखते हैं फटाफट, जरूर से ये क्वेश्चंस को देखकर जाइएगा एग्जाम में। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में मैंने पहले 2 वीडियो में बताया है, ट्रू फॉल्स लिखने के साथ साथ रीजंस भी लिखना है। अगर आंसर ट्रू होता है तो क्वेश्चन पेपर को कॉपी कर लीजिएगा, और फॉल्स होता है तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा, स्टेट विथ रीजन। ये आरटीपी सितंबर 24 का जो आपके एग्जाम के लिए है। सो एक्रूअल कंसेप्ट इम्प्लाइज कैश बेसिस, बिल्कुल गलत है। एक्रूअल कंसेप्ट अलग होता है, कैश बेसिस अलग होता है। कैश बेसिस में ओनली रिसिप्ट पेमेंट कंसीडर करते हैं, एक्रूअल बेसिस में एक्रूड टोटल ड्यू, एक्रूड ड्यू बेसिस पे करते हैं। तो ये फॉल्स है, तो आपको लिखना है एक्रूअल इम्प्लाइज ड्यू और एक्रूअल बेसिस पे। और इसमें अपने जब एक्रू होता है तभी ये अपने अकाउंट्स में दिखाते हैं। नेक्स्ट है सेल्स बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, बिल्कुल गलत। सेल्स बुक का रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के लिए, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के लिए, तो बेटा ये हो गया। नेक्स्ट है बीआरएस इज प्रिपेयर टू अराइव बैंक बैलेंस, बीआरएस बैंक बैलेंस अराइव के लिए नहीं किया जाता है, तो बेटा ये फॉल्स है। बीआरएस का ऑब्जेक्टिव है रिकॉन्साइल करना डिफरेंस इन बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। नेक्स्ट है द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, बिल्कुल गलत। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का एंट्री होता है पीएल टू पीडीडी, पीएल को डेबिट करना होगा, ये फॉल्स है और आंसर होगा पीएल को डेबिट करना। और बैलेंस शीट में हम लोग डेटर से माइनस करते, लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाते। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम मेथड ऑफ एसेर्टेनिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग एक्चुअल फिजिकल काउंट, यस पीरियोडिकली हम लोग एक्चुअल फिजिकल काउंट ही करते हैं ऑन ए पर्टिकुलर डेट। और परपेचुअल जो इन्वेंट्री होता है वो बुक्स के हिसाब से रहता है, और पीरियोडिकल फिजिकल काउंट। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज गेन ऑफ ड्रॉई, सही है। ड्रॉई ने बिल का पेमेंट कर दिया समय से पहले तो उसे डिस्काउंट मिलेगा, उनके लिए प्रॉफिट है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज नॉट प्रोवाइडेड, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, यस सही है। हम लोग हमेशा बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस है, बट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर नहीं बनाते। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट एंटीसिपेट नो प्रॉफिट मेक प्रोविजन फॉर लॉसेज, तो ये सही है, बहुत अच्छा से देखिएगा। पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉसेज इन कैपिटल रेशियो, बिल्कुल गलत है। कोई एग्रीमेंट नहीं रहता है तो पीएसआर रहता है इक्वल, पीएसआर रहेगा इक्वल। बोथ रेवेन्यू कैपिटल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एनपीओ का टॉपिक है, जिसमें रिसिप्ट्स पेमेंट दिखाते, कैपिटल हो रेवेन्यू हो सब कुछ दिखाते। सो ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, सही है ये। नेक्स्ट अ फिक्स चार्ज जनरली कवर्स ऑल एसेट्स ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर वन, ये गलत है। जो फिक्स चार्ज बेसिकली रहता है ना, डिवेंचर वगैरह इशू करते या बैंक से लोन लेते, फिक्स चार्ज अभी जो बिजनेस में एसेट्स है उसको कवर करता है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान पे रखना है। फिक्स चार्जेस कवर ऑल एसेट्स नहीं, स्पेसिफिक एसेट्स, लाइक कोई इस बिल्डिंग के अगेंस्ट लोन लेना, मशीन के अगेंस्ट लोन लेना, इसे कहते हैं फिक्स चार्जेस। फ्लोटिंग चार्जेस बेसिकली कवर करता है फ्यूचर वन, जो स्टॉक वगैरह पे अगेंस्ट जो अपने लोन वगैरह लेते हैं कि स्टॉक तो चेंज होते रहता है,
तो वो फ्लोटिंग चार्ज है। नेक्स्ट है बेटा कैश बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस, इसको इन्होंने एमटीपी में भी डाला है। तो कैश बेसिस सिस्टम वो होता है जो रिसिप्ट और पेमेंट को दिखाया जाता है, और प्रोफेशनल फर्म्स, एजुकेशनल फर्म एक्रूअल बेसिस वो होते हैं बेटा ड्यू के बेसिस पे करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर का एक्सपेंसेस दिखाना है। ये एमटीपी में भी इन्होंने दिया है, तो एमटीपी मैंने डिस्कस कर लिया, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर, कैपिटल रेवेन्यू बताना है। डायरेक्टर फॉर ट्रिप फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स, एसेट्स खरीदने रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होता है वो कैपिटल एक्सपेंसेस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू न्यू साइट, ये सब एमटीपी में दिया है, बहुत कॉमन है, एक जगह से दूसरे के स्टॉक ले जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड कार को रिपेयर करने का कॉस्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अमाउंट स्पेंड फॉर रिन्यूअल ऑफ पेटेंट राइट, जो पेटेंट राइट लेने का खर्चा है कैपिटल, हर एक साल रिन्यूअल करेंगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। अमाउंट स्पेंड ऑन मेकिंग ऑफ फ्यू मोर एग्जिट इन सिनेमा हॉल टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट ऑर्डर, यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू लिखा, आप इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगा, सिनेमा हॉल का लोग के आने जाने का सुविधा होगा, इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, तो आप इसको कैपिटल भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब बस एक बात ध्यान रखिएगा कि यूसेज और प्रैक्टिस है, जो एक परंपरा चलते आ रहा है ना, उसी को मेंटेन किया गया है, उसी को कहा जाता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। जो पुराने ज़माने का यूसेज प्रैक्टिसेस है उसको एडोप्ट कर लिया गया, वो बन गया कन्वेंशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव पूछा है इन्होंने, तो एक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है और इसी के बेसिस पे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट है पोस्टिंग ऑफ जर्नल इनटू लेजर, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग, तो बड़ा सिंपल है। मशीन आवर रेट ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वैसे एसेट्स के लिए लगते हैं जिसका लाइफ एसेट्स के मशीन आवर पे बेस्ड है, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर। इस तरह से 1 घंटा का अपने मशीन आवर कैलकुलेट कर लेते, पढ़े होंगे आप लोग डेप्रिसिएशन में, और नंबर ऑफ मशीन आवर से मल्टीप्लाई कर देते। और कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटी पूछा है। सो कंटीजेंट एसेट्स का मतलब होता है कुछ इनफ्लो आपके बिजनेस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है फ्यूचर में। और लायबिलिटीज़ का मतलब कुछ लायबिलिटीज़, कुछ आउटफ्लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपके कंट्रोल में नहीं है, नॉट डिसाइडेड। तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे। नेक्स्ट है बेटा एमटीपी सितंबर 24, एमटीपी सितंबर 24 का, आइए देखते हैं। द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट एसेट, तो ये ट्रू है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये डिस्कस कर लिया था, एमटीपी सितंबर 1 का है, आप ज़रूर से वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है। नेक्स्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सर्विसेज टू सोसाइटी, तो ये भी आप सक जाएंगे, ये भी अपलोडेड है। और क्या रीजंस है कैश बुक पासबुक का, ये एमटीपी डिस्कस कर लिया गया अच्छी तरह से। सब्सिडरी बुक बिजनेस में क्या यूज़ होता है, ये भी एमटीपी में डिस्कस्ड है, ऑलरेडी यूट्यूब पे लोडेड है। और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस प्रिंसिपल मेथड ऑफ एसरटेनमेंट, ये भी डिस्कस किया गया। आरटीपी जून 24 ये नहीं डिस्कस किया गया, आइए पढ़ते हैं। ट्रू एंड फॉल्स डिसाइड करना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ए, कंसर्न प्रपोजेस टू डिसकंटिन्यू बिजनेस फ्रॉम दिसंबर 23 एंड डिस्पोज ऑल एसेट्स विद इन 3 मंथ्स, आप बिजनेस बंद करना चाहते हैं, सारा एसेट्स बेचना चाहते हैं, तो बैलेंस शीट 31 दिसंबर शुड कंटिन्यू टू इंडिकेट प्लांट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो ये फॉल्स है। जब आप बिजनेस डिसकंटिन्यू करने वाले हैं तो एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाएंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे।
डैमेज इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। बेसिकली डैमेज इन्वेंट्रीज को एनआरवी पे दिखाते हैं, एनआरवी लोअर रहता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो टू हैव यूनिफॉर्म चार्ज। यस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन और WDV मेथड इक्वल चार्ज देता है, क्योंकि इनिशियल पीरियड पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, रिपेयर कम, और ग्रेजुअली डेप्रिसिएशन कम जाएगा, रिपेयर ज़्यादा। तो ये क्वेश्चन आप 5 स्टार में रखेंगे। और A and C, तो ये ट्रू है, बिकॉज रिपेयर और मेंटेनेंस को दोनों को मिलाकर यूनिफॉर्म चार्ज रहता है। विड्रॉल कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर पर्सनल यूज शुड बी चार्ज टू PL। गलत है, प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा निकालने से उसे ड्राइंग्स कहते हैं, तो ये फॉल्स है, इसे ड्राइंग्स कहते हैं और कैपिटल से डिडक्ट करेंगे। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म PL ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल पार्टनर्स इन न्यू PSR। बिल्कुल गलत है। कभी एडमिशन होता है पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स का, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PSR, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PSR। When NPO separated trading activities, the profit or loss from trading account should be transferred to I account. Yes, NPO में क्लब वगैरह है, उस लोग कुछ खाने पीने का सामान बेचते, जो प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेट करके आई में डाल देते। ट्रू है। इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 5 lakhs एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम है 35 lakh। द अकाउंटेंट यूज टू राइज सिक्योरिटी प्रीमियम। यह सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन आप पढ़े थे, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए, प्रीमियम एक्सपेंसेस राइट ऑफ के लिए, प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए, लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स के लिए, बाईबैक के लिए यूज हो सकता है। जहाँ पे इन एस लगता है वहाँ पे SP का यूटिलाइजेशन सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन प्रीलिमिनरी के लिए नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन में आप प्रीमियम एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं SP से। ट्रू है। बेटा स्टेट द एडवांटेज ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एडवांटेज यूनिफॉर्मिलिटी, कंपेरेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट इन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिडक्शन इन वेरिएशंस। तो ये आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। क्लासीफाई फॉलोइंग कैपिटल रेवेन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेजेस इनकर्ड फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ पार्ट ऑफ इट्स प्लांट बनाने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट इन करेंट पीरियड तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू न्यू साइट, ये हर एक जगह ही इन लोगों ने डाल रहे हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग बाय रियल एस्टेट डीलर, हम आप बिल्डिंग बेचेंगे उससे पैसा आएगा तो कैपिटल रिसिप्ट, बट एक बिल्डर का तो काम ही है बिल्डिंग बेचना, तो इनके लिए तो रेवेन्यू रिसिप्ट। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन तो आप जानते हैं बेटा, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी इसमें याद रखेंगे, इंटर तक काम आता है। अगर आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस फॉलो किया है तो इसका डिस्क्लोजर नहीं चाहिए, अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो नहीं किया तो डिस्क्लोजर देना है। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स का डिफरेंस, टेंजिबल एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, फिजिकल सब्सटेंस होता है, और इंटेंजिबल एसेट्स का फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, तो सक जाएंगे। LLP एंड पार्टनर्स का, लाइबिलिटी ऑफ LLP एंड पार्टनर्स आप लॉ में पढ़ लिए होंगे। रिक्वायरमेंट टू क्रिएट DRR, यस DRR क्रिएट करना पड़ता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बारे में कंपनी को डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना रहता है आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर टिल डिवेंचर्स आर रिडीम। डिवेंचर जब तक रिडीम नहीं हुआ आपको DRR क्रिएट करना है, और इसको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जो डालते हैं उसको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। वंस डिवेंचर्स आर रिडीम तो DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट लिखने से होगा। और डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है अनलिस्टेड कंपनी के लिए, वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है MTP जून 24, स्टेट विथ रीजन ट्रू फॉल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गलत, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी के लिए एस इशू करता है, और आपका ICAI नॉन कॉर्पोरेट के लिए ICAI इशू करता है, ये इंपॉर्टेंट है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल के लिए सब्सिडी मिला है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, येस ट्रू। कोई एसेट्स वगैरह के लिए मिलेगा तो फिर वो कैपिटल रिसिप्ट्स है।
बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एंड ऑन डेथ, नहीं बेटा आप तो पढ़े ही होंगे, डेथ ऑफ पार्टनर होने से बिजनेस चल भी सकता है, ये फॉल्स है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हाईलाइट टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिल्कुल गलत। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट तो बेटा एक साल में जो रिसिप्ट्स हुआ, जो पेमेंट्स हुआ वो बताता है। यस, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बात करें तो आई अकाउंट से आता है सरप्लस डेफिसिट, ये फॉल्स है। इंश्योरेंस क्लेम फॉर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के लिए इंश्योरेंस क्लेम मिला तो इज कैपिटल रिसिप्ट, यस। एसेट्स के लिए मिलेगा तो कैपिटल रिसिप्ट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ऑल रिलेवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन, फुल डिस्क्लोजर, या डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहता है कि सारा डिस्क्लोज करिए। नेक्स्ट है डेबिट नोट्स इशूड आर यूज टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक, ये ध्यान रखिएगा। डेबिट नोट्स इशूड आर यूज टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न होता है तो हम लोग पार्टी को तो क्रेडिट करते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। तो डेबिट नोट आर परचेज रिटर्न बुक पे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। डिवेंचर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट, शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी शेयर्स का वोटिंग राइट है, डिवेंचर होल्डर्स के पास नहीं है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लॉ में पढ़े होंगे, फॉल्स है, इसके लिए अलग ही LLP एक्ट है। नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है इनकम एक्सपेंसेस, सिंगल एंट्री में बेटा ओनली पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन होता है, डेटर्स क्रेडिटर्स का, और कैश बुक मेंटेन होता है। नॉमिनल अकाउंट भी मेंटेन हो जाए, डेटर्स क्रेडिटर्स कैश भी हो जाए, तब तो डबल एंट्री हो जाएगा, तो ये फॉल्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट होल्ड इक्विटी शेयर्स, किसने कहा आप कुछ भी कर सकते हो, इक्विटी प्रेफरेंस सब कुछ रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। Discuss the limitations which must be kept in mind for evaluating financial statement, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते समय, एनालिसिस करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। एक तो ध्यान में रखना है कि नॉन मॉनिटरी टर्म्स के जो कुछ कुछ आइटम्स है इंपॉर्टेंट है वो नहीं दिखाया जाता है, और बैलेंस शीट पास्ट, ये पास्ट डेटा पे रहता है, इज अ पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर डे, ये फ्यूचर के बारे में नहीं बताता है, बट आप डिसीजन फ्यूचर के बारे में लेते, ये भी ध्यान रखना है। अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंज इन इन्फ्लेशन, मनी का वैल्यू चेंज होता है उसे भी कंसिडरेशन में नहीं रखा जाता है। देयर आर ओकेजन्स व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्फ्लिक्ट, कभी कभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्फ्लिक्ट भी होते हैं एक दूसरे से, मैं वो करता हूँ आप अलग करते हो, तो उन बातों को भी ध्यान में रखना है। और कभी कभी पर्सनल जजमेंट भी रहता है अकाउंटेंट का कि हम ऐसे कर ले वैसे कर ले, वो भी ध्यान पे रखना है। और कुछ चांसेस होता है मैनिपुलेशन करने का, तो आप जब अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ध्यान में रखना कि जो दिख रहा है उसके अलावा नॉन मॉनेटरी आइटम्स भी हो सकते हैं, दिखा नहीं, ये अभी के लिए बता रहा है, फ्यूचर के लिए नहीं। डिसीजन फ्यूचर लेते समय बाबूजी जरा संभल के चलना, और इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं रहता है, खुद के पर्सनल जजमेंट पे रहता है, कोई घपला भी कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्कस द फैक्टर फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, आपने पढ़ा होगा, 3 फैक्टर्स है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट है एकोमोडेशन बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल। एकोमोडेशन बिल मतलब एक दूसरे के हेल्प के लिए दो दोस्त को पैसा चाहिए, एक दोस्त को पैसा चाहिए, आपस में बिल ड्रॉ करके पैसा शेयर कर लिया, मैच्योरिटी डेट पे मिलाकर पेमेंट कर लिया, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। और बेटा रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब होता है मैच्योरिटी डेट के समय ड्रॉई को लगता है कि उसके पास बिल का पेमेंट करने का पैसा नहीं होगा, तो दोनों हाथ जोड़ के ड्रॉर के पास आता है, मेरी लाज बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो, पुराना बिल को कैंसिल करके नया बिल ड्रॉ कर लो विथ इंटरेस्ट सम एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, उसे रिन्यूअल ऑफ बिल कहते हैं। आप सभी पढ़े होंगे इसको, कोई अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हैव ए मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। बेटा आप कभी फीफो से वेटेड आ गए, वेटेड से फीफो आ गए, इसको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ चेंज करेंगे तो स्टॉक का वैल्यू भी चेंज होगा, तो वो हम लोगों को क्वांटिफाइड बताना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड वेरियस पार्टीज टू इट, तो आप जानते ही होंगे रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यहीं पे मिल गया था, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके। रिन्यूअल भी पूछ लिया, रिटायरमेंट भी। रिटायरमेंट का मतलब होता है अभी रिन्यूअल हाथ जोड़ के आए थे कि भैया टाइम दो, और रिटायरमेंट पे एकदम सीना तान के आएंगे कि पहले बिल का पेमेंट करेंगे, आप डिस्काउंट दो। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है
मैच्योरिटी डेट के पहले आप बिल का पेमेंट करें, आपको डिस्काउंट मिलेगा मोमो खाने के लिए, खा लेना। नेक्स्ट है बेसिक कंसिडरेशन फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है 4 मार्क्स के लिए। आ जाए तो यार जरूर से कमेंट पे लिख देना सर आ गया। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है वो डिसाइड करता है। अगर आपका फर्नीचर डीलर हो तो फर्नीचर खरीदेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के लिए फर्नीचर खरीदेंगे तो कैपिटल एक्सपेंसेस। रिकरिंग नेचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा 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 लगता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कभी कभी लगता है। पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस का अभी करो, बेनिफिट अभी मिलेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्यूचर में मिलेगा। मैटेरियलिटी, तो रिलेटिवली नॉर्मली बोला जाता है कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट ह्यूज होता है और रेवेन्यू एक्सपेंसेस का थोड़ा सा कम रहता है। नेक्स्ट है बेटा प्रोविजंस कंटिजेंट लायबिलिटी, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप पढ़े होंगे, थ्योरी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया होगा, फिर भी देख लीजिए। प्रोविजन एक प्रेजेंट लायबिलिटी है जिसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। लायबिलिटी कंफर्म है बट उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं तो उसे बोलते हैं प्रोविजन। और कंटिजेंट लायबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। प्रोविजन को अकाउंट्स में दिखाना है, कंटिजेंट लायबिलिटीज को अकाउंट्स में दिखाना नहीं है। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज अगर आपको कुछ पेमेंट करना है और रिलायबल एस्टिमेट मेड। और कंटिजेंट होता है बेटा दो सिचुएशन से, एक तो लायबिलिटी कंफर्म नहीं है और दूसरा लायबिलिटी कंफर्म है बट कितना रुपया देंगे वो एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे कितना देना है, और देना भी पड़ेगा कि नहीं, तो उसको बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। इफ मैनेजमेंट एस्टिमेट्स प्रोबेबल सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, प्रोविजन बैलेंस शीट में डालते हैं और मैनेजमेंट को लगता है कि कम है, चांसेस है, नहीं है, तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी का चांसेस रिमोट है तो इग्नोर करते हैं, मीडियम है तो नोट्स में डाल देते हैं, और हाई है तो प्रोविजन बनाते हैं। ये जरूर से ये दो में से एक क्वेश्चन छप सकता है बेटा, और कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकता है, वो क्वेश्चन नंबर 1 पे जरूर से देखना। ये बेटा कुछ था सेलेक्टेड थ्योरी जिसमें न्यू सिलेबस के ऑल आरटीपीज ऑल एमटीपीज 2 एग्जाम के लिए जितना भी इंस्टीट्यूट ने डाला सब ने मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एमटीपी सीरीज 1 सीरीज 2 अलग से रिकॉर्ड करके डाला गया है, आप ये तीनों जरूर से देखना, आपको मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे। ट्रू फॉल्स के साथ मैंने पूरा डिटेल में समझाया है आपको, और इसके अलावा एमटीपी 1-2 का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दिया। नाउ मेरी साइड से मैंने अपना कुछ काम कर दिया है और बाकी कामाख्या मैया के आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं। आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड जरूर से आप अपना रिजल्ट शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।